कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज हम बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर हमने बढ़त देखी है भावों में यहां पर आते हुए। अगर WTI की बात करें तो वो 87 पे है और ब्रेंट के भाव अब $93 पर बैरल पे हैं। काफी सारे फंडामेंटल्स फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे चांदी की, जहां पर पहले तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। ओवरनाइट यहां पर 5% की बढ़त थी, लेकिन उसके बाद अब यहां पर आधे से 1% के बीच की गिरावट भी बाजार में बनते हुए नजर आई है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग की, क्योंकि अब यहाँ पर अटकलें बड़ी होने लगी हैं कि किस तरह से बुआई का इलाका देखने को मिल चुका है, आवक बाजार में आ जाएगी और उसके बावजूद भी यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट नहीं है, कोई रेफरेंस पॉइंट्स नहीं है। इसके ऊपर भी करेंगे चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बने हैं IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, मेहता इक्विटीज के राहुल कलांत्री, मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग सेठ को भी जोड़ेंगे अपने साथ, और फ्यूचर्स मार्केट खाने के तेलों पर बात करने के लिए हमारे साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अतुल चतुर्वेदी भी होंगे। सबसे पहले शुरुआत यहाँ पर लेकिन कच्चे तेल से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उठापटक जारी है और इस हफ्ते की शुरुआत एक्चुअली ऑन द पॉजिटिव साइड हुई है। 2 हफ्ते लगातार गिरने के बाद इस हफ्ते हमने कुछ सपोर्ट बाजार में बनता हुआ देखा है। मामूली मुनाफा वसूली के बावजूद भी अपर साइड पे फिलहाल यहाँ पर प्राइसेस ट्रेड हो रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इन लेवल्स को यहाँ पर अनुज, और क्या करने की राय होगी? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर हम MCX की बात करें तो 7,000 के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $94 के नीचे प्राइस ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट करीबन 1 से 1.25% की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट है थोड़े से नेगेटिव होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि अभी क्रूड ने एक रेंज बनाई है, नीचे में करीबन 88 और ऊपर में करीबन 94। तो ये रेंज मुझे लगता है कि यहाँ पे फॉलो होती हुई दिखाई दे सकती है, मगर जिस तरीके का ट्रेंड बना है यहाँ पे सेल ऑन राइज का मार्केट ही देखने को मिल सकता है। जैसे कि हमने आज भी देखा है कि मार्केट आज गैप से नीचे खुला है, तो कहीं ना कहीं एक बिकवाली का ट्रेंड यहाँ बनता हुआ दिखाई दिया है। आगे सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है, जिससे भावों में गिरावट देखने को मिल रही है। जिस तरीके से हमने देखा है कि अरामको ने भी अपने प्राइस घटाए हैं, तो वो भी एक थोड़ा सा इंडिकेट ये कर रहा है कि आगे सप्लाई बढ़ सकती है। तो सप्लाई का जो असर है वो क्रूड के प्राइसेस में दिख रहा है। हमारा मानना है कि यहाँ पे प्राइस अगेन $90 और $89 तक के लेवल दिखा सकता है। MCX में करीबन 6 या 700 तक के लेवल आ सकते हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट डाउन रहेगा। सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्रूड में देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, यानी कि बिकवाली करनी चाहिए हर हफ्ते पे कच्चे तेल में, ये फिलहाल यहाँ पर राय आती हुई। लेकिन राहुल, आप नेचुरल गैस के प्राइसेस को कैसे देखेंगे, क्योंकि हल्का सा दबाव यहाँ पर भी देखने को मिला है? हमेशा लास्ट वीक हमने देखा था कि जहाँ पे $8 के नीचे इंटरनेशनल में नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा था, बट 7.9 के वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया और वहां से फिर से जंप करते हुए दिखे हमें। आज भी हम जो देख रहे हैं दैट इज द 8.4 के आसपास में इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि ये एक और पॉजिटिव टेरिटरी में जाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में $9 के लेवल तक नेचुरल गैस टच करना चाहिए। वहीं पे हम MCX की बात करें तो 651 के ऊपर एक पॉजिटिव टेरिटरी में है। हमें लगता है 670 टू 682 तक के भी लेवल आने वाले 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए क्लियरली नेचुरल गैस में बाइंग की पोजीशन इनिशिएटिव किया जा सकता है। ऑलराइट, जैसे कि आपने कहा कि 1.5% की तेजी अभी यहाँ पर बाजार में देखने के लिए भी है, तो खरीदारी की राय फिलहाल नेचुरल गैस पे आती हुई। लेकिन बात अब यहाँ पर मेटल्स की भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हल्की सी खरीदारी लौटी है। हमने देखा है कि काफ़ी हद तक US, यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारे सैंक्शंस यहाँ पे रशिया पे लगाए, कच्चे तेल को लेकर, कंपनीज को लेकर, इंडिविजुअल्स पर भी। लेकिन मेटल्स पे हमने कुछ खास यहाँ पर सैंक्शंस लगते हुए नहीं देखे। तो अगर आप डेटा देखें तो US और यूरोप ने यहाँ पर अच्छे खासे मेटल्स यानी कि एल्यूमिनियम, निकल भारी तादाद में एक्चुअली यहाँ से रशिया से इंपोर्ट किया है, जो लेटेस्ट डेटा हमको यहाँ पर देखने को मिला है। कैसे देखते हैं राहुल आप, एक तो इन नंबर्स को, और दूसरा अब आपका क्या व्यू है किन मेटल्स में अब यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशंस? मेटल्स में देखें तो जो क्लियरली जो अभी हमने लास्ट वीक में एक बाउंस बैक देखा है, वो प्योरली डॉलर इंडेक्स में जो फॉल आया है उसके वजह से हमें देखने को मिला है। उसी के अलावा हमने जब कॉपर की बात करें तो कॉपर में हम देख रहे हैं कि चिली के वर्ल्ड के बिगेस्ट माइन के अंदर एक लेबर स्ट्राइक चल रही है, तो उसके वजह से कॉपर के अंदर एक पॉजिटिव रुख कायम होते हुए दिख रहा है। यदि हम कॉपर की पर्टिकुलर बात करें तो कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में दैट इज 6850 के आसपास में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि 7000 तक के लेवल टच होना चाहिए कॉपर में। MCX की बात करें तो 599 के ऊपर एक पॉजिटिव रुख है। हमें लगता है कि 670 से लेके तो 674 तक के लेवल आज या कल में टच होते हुए दिखना चाहिए। एंड स्टॉप लॉस रहेगा दैट इज 655 का। यदि 655 के नीचे यदि सस्टेन होता है तो ही बिकवाली की रणनीति अपनाई जाएगी।
ऑलराइट, यानी कि बाइंग रिकमेंडेशंस यहाँ पर मेटल्स में भी आई हैं और काफ़ी हद तक वही हाल हमने चांदी में भी आता हुआ देखा था कल जब हमने 4.5-5% की तेज़ी यहाँ पर बनते हुए देखी। सस्टेन नहीं हो पाई है, जैसे मैंने कहा 1% की गिरावट के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार है, लेकिन अभी भी अपने अपर साइड रेंजेस में यहाँ पर कारोबार है। हमारे साथ मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ जुड़े हैं। चिराग नमस्कार। जिस तरह से चांदी की मूवमेंट आपने बनते हुए देखी है, आप कैसे रीड करते हैं, क्योंकि बाजार को लगता है ये काफ़ी हद तक शॉर्ट स्क्वीज है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग शॉर्ट थे। $20 से हमने 17 के लेवल्स बड़े आराम से यहाँ पर टूटते हुए देखे। अब जब ये 19.5 के आसपास के लेवल्स हैं, आप कैसे क्या करने की रिकमेंडेशन देंगे? गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। हाँ बिल्कुल, ये जो रैली कल हमने देखी एक 6% की जो मूव आई चांदी में, वो एक टिपिकल शॉर्ट स्क्वीज जिसे हम कहते हैं ये वही है, क्योंकि चांदी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें कि चांदी गोल्ड के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म कर रही थी। शॉर्ट पोजीशंस कॉमिक्स में शायद 2019 के हाईज पे पहुंची हुई थी, और कल क्योंकि 2 दिन पहले गोल्ड ने भी एक नीचे के लेवल पे सपोर्ट लिया, ऊपर आए, कल थोड़ा बहुत यूरो में भी स्ट्रेंथ आया, तो इसका एक जरूर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट चांदी पे देखने को मिला है। हालांकि जैसे हमने देखा कि ये शॉर्ट कवरिंग जरूर आ गई, पर नए कुछ लॉन्ग्स ऐड नहीं हुए हैं मार्केट में, और इसी वजह से हमारा अभी भी मानना है कि डाउनसाइड अभी भी जगह है यहाँ से नीचे गोल्ड और सिल्वर दोनों में, और अगर किसी ने भी इन रैलीज को यूज करना चाहिए शॉर्ट पोजिशन बनाने के लिए। ओके, तो क्या लगता है आपको एक नियर टर्म शॉर्ट में आपने कहा कि एक गिरावट यहाँ पर और भी देखने को मिल सकती है, तो फिर क्या रेंज आपके माइंड में है अभी? देखिए, हमारा अभी भी टारगेट जो मैं कहते आ रहा हूँ $16.5-17 का अभी भी टारगेट बरकरार है। हमारा मानना है कि चांदी $16.5 तक इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में देखने को मिल सकती है। और वो इंडियन मार्केट्स में कैसे फिर कैलकुलेट होगा चिराग? मनीषा जी, आप जानते हैं हम इंडियन रुपी टारगेट नहीं देते, तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट जनरली अगर हम कन्वर्जन देख ले तो अराउंड 50 से 48 के बीच में चांदी देखने को शायद मिल सकती है। ऑलराइट, 48 से 50,000 के बीच में यहाँ पर चांदी नीचे में आपको मिलती हुई नजर आएगी, यानी कि अगर आप खरीद रहे हैं तो आप स्टैगर्ड वे में वहां तक भी चांदी खरीद सकते हैं। आप चिराग बने रहिए, लेकिन एक प्राइस व्यू यहाँ पर राहुल से भी ले लेते हैं। राहुल, आपको क्या लगता है चांदी में नियर टर्म में आपका क्या व्यू रहेगा? हमें लगता है कि स्पेसिफिकली जिस हिसाब से हमने सिल्वर में वीकली बेसिस के ऊपर $18 के नीचे क्लोज होते हुए नहीं देखा है। लास्ट टाइम भी हमने 17.70 तक के लेवल टच होते हुए देखे, बट जो वीकली बेसिस पे $18 के ऊपर क्लोज देते हुए देखे, और उसके बाद में हमने 19.80 $20 तक के भी लेवल टच करते हुए देखे। हमारा व्यू थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। हमें लगता है कि सिल्वर एक बार बॉटम आउट हो चुकी है। अब जब तक सिल्वर $18 के नीचे वीकली बेसिस पे क्लोज नहीं देती, हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मंदी की पोजीशन बनाई जा सकती है। बट हाँ, आज के लिए देखें तो आज 19.20 तक के लेवल है जहाँ पे सिल्वर एक बार नीचे आ सकती है, बट दैट विल बी टेकन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जब तक इंटरनेशनल मार्केट में 18.87 के नीचे क्लोजिंग नहीं देती है, तो हमें नहीं लगता कि सिल्वर में एक बड़ी मंदी की पोजीशन दिखती है। तो आज यदि हम देखें मॉर्निंग सेशन में तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना हुआ रहेगा, बट नीचे में कहीं पे भी हमें 56,000 के नियर बाय मिलती है तो हम बाइंग इनिशिएटिव करेंगे। ऑलराइट, चिराग, अगर इस साल की बात की जाए तो चांदी की जो रेंज है वो काफ़ी हद तक 51,000 नीचे में और ऑलमोस्ट 70,000 के ऊपर के लेवल्स हमने इस साल में यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, तो अच्छी खासी यहाँ पर एक रेंज है। हम आपसे पहले भी बात कर रहे थे, आपने कहा था कि चांदी का इंपोर्ट भारत में नियर ऑल टाइम हाइज पर है और उसी लिहाज से ये साल भी खत्म हो सकता है। क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या चांदी भारतीय बाजारों में प्रीमियम पे है? किस तरह की बाइंग हम अब यहाँ देख रहे हैं? देखिए मनीषा, मैं एक्चुअली फिलहाल अभी नॉर्थ इंडिया के टूर पे यहाँ पे मैं चांदी के ट्रेडर से मिल रहा हूँ, और ये जरूर एक निकल के आ रहा है कि बहुत ही स्ट्रांग चांदी की डिमांड दिखाई दे रही है फ्रॉम फैब्रिकेटर्स, जैसे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है या सिल्वर वेयर है, ये जो मैन्युफैक्चरर्स है इनसे चांदी की बहुत ज्यादा स्ट्रांग डिमांड दिखाई दे रही है। क्योंकि लास्ट 2 साल में इनमें से काफी लोगों ने स्टॉकअप नहीं किया था, और आज क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी आ गई है, कंसिस्टेंट प्राइस लोअर बैंड पे चल रहा है, उसकी वजह से डिमांड में भी अपटिक आया है। तो दोनों कंज्यूमर और फैब्रिकेटर लेवल से डिमांड निकल के आ रही है। इनफैक्ट ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त में करीबन 1000 टन की चांदी ऑलरेडी इंडिया ने इंपोर्ट कर ली है। तो हमारा मानना है कि इस साल के अंत तक शायद हमें 7,500 से 8,500 के बीच में इंपोर्ट्स के नंबर दिखाई देंगे, और ओवरऑल इंडिया की डिमांड लास्ट ईयर के कंपेरिजन में काफी हद तक स्ट्रॉन्ग होगी। तो आप रिकमेंड करेंगे चिराग की खरीदनी चाहिए चांदी फिर इन लेवल्स पे, या 50 के आसपास या उसके नीचे आए तो एक बाइंग रिकमेंडेशन देंगे आप?
आप देखिए, जैसे हमने कहा कि हमारा अभी भी अनुमान है $16-17 के आसपास तक इस साल के अंत तक चांदी ट्रेड हो सकती है। तो इन लेवल पे अगर किसी को भी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना हो तो वहां पे खरीद सकते हैं। इन लेवल पे हम नहीं सजेस्ट करेंगे किसी को। ऑल राइट चिराग, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो चांदी अगर आपको लेनी है तो करंट 57,000 के लेवल्स पे ना लें, 50,000 या उसके नीचे चांदी आती है तो अच्छे एक्यूमुलेशन लेवल्स वहां पर बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया राहुल आपका भी साथ जोड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात फुल ऑन यहाँ पर एग्रीकल्चर स्पेस की तरफ लेके जाएंगे। अमृत मंथन यानी कि देश के 75वें साल में जब देश पहुंचा है और इस तरह की रफ्तार के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है उस पर हम बातचीत करें। और आज हम बातचीत करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। भारत जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम सब्सक्राइबर ओन करता है, लेकिन ये जो स्थिति है या जो आज की भारत की सिचुएशन है ये इस तरह की नहीं है। एक बहुत ही लंबा सफ़र भारत ने तय किया है इस पूरी टेलीकॉम रेवोल्यूशन के अंदर। तो इस सिचुएशन की शुरुआत हुई थी 1882 में, ठीक 6 साल बाद, जबकि ग्राहम बेल ने टेलीफोन को लॉन्च किया था। तो पहला सेंट्रल एक्सचेंज जो कि कलकत्ता बना था, उस समय सब्सक्राइबर महज 93 के आसपास पहुंचे थे। आते अब 1947 में, जब देश की कुल आबादी करीब 35 करोड़ थी और उसके सामने महज 0.05% यानी कि 84,000 सब्सक्राइबर उस समय पर होते थे, जो कि बहुत ही सीमित होते थे सरकारी महकमे तक। इसके अलावा देश का पहला एसटीडी 1960 में जो कि लखनऊ कानपुर के दौरान किया गया, और तब भी जो टेलीकॉम की रेवोल्यूशन थी वो उस तरह से नहीं थी, वो भी एक सीमित दायरे के अंदर ही चलती थी और कुछ सीमित महकमे के बीच में ही ये एसटीडी कॉल्स होती थी। 1984 में जहां पर डिजिटल एक्सचेंज का निर्माण हुआ और वहां से टेक्नोलॉजी धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू हुई, लेकिन अभी भी जो टेलीकॉम की पूरी रफ्तार थी, जो टेलीकॉम की एक्चुअल सिचुएशन थी, वो वहां पर दिखाई नहीं पड़ी। 1985 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का सेटअप हुआ और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेटअप होने के बाद रिफॉर्म्स के अंदर रफ्तार आनी शुरू हुई। इस सेक्टर में जो निवेश था वो आना शुरू हुआ, धीरे धीरे इंडिजिनस जो यूनिट्स थे वो बनने शुरू हुए और यहाँ से जो टेलीकॉम की नींव थी, मजबूत नींव थी, वो बननी शुरू हुई। 1986 में MTNL और VSNL की स्थापना हुई। MTNL जी हाँ, जो अभी भी लिस्टेड है, और VSNL जो आगे चलकर टाटा कम्युनिकेशन के अंदर मर्ज हो गई। तो इस तरह के बड़े सेटअप्स, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आते हुए दिखाई पड़ी। 1989 जहाँ पे टेलीकॉम कमीशन की स्थापना हुई, तो ये तो एक तरफ एक पहलू रहा जहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कुछ रिवॉल्यूशंस आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन रिवॉल्यूशंस की जो पहला हिस्सा था वो आपने देखा। इस रिवॉल्यूशन का दूसरा हिस्सा आता है जहां से आम आदमी जुड़ा, जहां से टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हर घर पहुंचने वाली बातचीत जो है वो शुरू हुई। 1991 में जहां पे आर्थिक उदारीकरण हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और यहीं से ही अर्थव्यवस्था को एक तेज गति मिली और अर्थव्यवस्था की तेज गति के साथ साथ टेलीकॉम को भी एक बढ़िया रफ्तार मिली। पहली मोबाइल कॉल 31 जुलाई 1995 को उस समय पर पश्चिम बंगाल के सीएम ने सुखराम, जो कि उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उनको की और यहां से मोबाइल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। मोबाइल रेवोल्यूशन के साथ साथ रिफॉर्म्स का दौर लगातार चलना शुरू हुआ और धीरे धीरे वो रिफॉर्म आपको याद ही होंगी, इसमें अलग अलग सेक्टर के सब सेक्टर्स के अंदर रिफॉर्म आते हुए दिखाई पड़े और टेलीकॉम ने अपने एक्सपेंशन शुरू करे। आपको पेजर याद होगा, आपको बड़े हैंडसेट्स याद होंगे, आपको इनकमिंग कॉल पे आने वाले पैसे जो लगते थे वो याद होंगे। और ट्राई का गठन 1997 में हुआ और वहाँ से धीरे धीरे रेगुलेशन, रूल्स और बेटर साइड पर आते हुए दिखाई पड़े। क्रांति और कंसोलिडेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट वो साल था जबकि इंडियन अर्थव्यवस्था के अंदर 16 प्लेयर्स टेलीकॉम सब्सक्राइबर के तौर पे होते थे, वो धीरे धीरे घटते घटते 3 के आसपास हुए। तो सेक्टर में कंसोलिडेशन और किस तरह से क्रांति रही है तो आपने देखी, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर की इस कंसोलिडेशन के बाद जो असली रफ्तार आई, वो रफ्तार आई तब जबकि इस देश में 3G सेवाएं लॉन्च हुई, 4G सेवाएं लॉन्च हुई। यानी कि पहले 50 साल का मूवमेंट और उसके बाद अगले 20 साल में कैसे देश ने रफ्तार पकड़ी। 3G सेवाओं की शुरुआत हुई 2008 में और 4G सेवाओं की शुरुआत हुई 2012 में, और यहीं से टेलीकॉम क्रांति जो है उसमें तेज़ी आते हुए दिखाई पड़ी और एक बहुत ज़ोरदार रफ्तार जो है वो हमने देखी। आज की स्थिति आपके सामने है, जबकि देश में कुल 116 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर हैं।
78 करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर और रफली 17 GB पर मंथ ये डेटा यूसेज है। तो इस तरह का एक मेगा टेलीकॉम मार्केट इंडियन मार्केट्स बन चुकी है। और यही नहीं, आज भारत जो है वो दुनिया के जो सबसे सस्ती मोबाइल सेवाएं देने वाले देशों में शुमार है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब जो 5G का लॉन्च है वो भी एक सस्ती सेवाओं के तौर पे ही शुमार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो पिछले 75 साल का जो एक रफ्तार है, या पिछले 75 साल की जो एक स्थिति है, वो आपने देखी कैसे 1947 में महज 0.05% सब्सक्राइबर से आज दुनिया के दूसरे बड़े टेलीकॉम सब्सक्राइबर बेस के तौर पे हम शुमार होते हुए दिखाई पड़े। तो ये सफ़र इतना आसान नहीं था, लेकिन एक लंबा सफ़र टेलीकॉम मार्केट में इंडिया ने ज़रूर तय किया है। आपका स्वागत है और अब बात यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की करेंगे, जहाँ पर आपको याद होगा कि काफ़ी सारी कमोडिटीज़ 7 टू बी एग्जैक्ट यहाँ पर जनवरी में बैन की गई थी 1 साल के लिए। और उसके बाद हमने कमोडिटीज़ में काफ़ी उठापटक भी बनते हुए देखी है। खाने के तेलों के बारे में स्पेशली बात करें तो यहाँ पर फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं और भावों में पिछले 1 साल में अच्छी खासी मुनाफा वसूली भी है, जो डबल डिजिट % में डिक्लाइन दिखाती है। अब ये बात यही की जा रही है और काफ़ी हद तक ये डिस्कशंस भी हैं कि जो 1 साल की मियाद है उससे पहले ही काफ़ी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को यहाँ पर कारोबार के लिए खोल देना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर एक तो प्राइस रेफरेंस मैकेनिज्म नहीं है और दूसरा हेजिंग के लिए भी कोई ऑप्शन या अवेलेबिलिटी नहीं है। हमारे साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अतुल चतुर्वेदी जी जुड़े हैं। अतुल जी नमस्कार। क्लियरली आपने भी इसके बारे में बात करी है, कैसे देखते हैं आप जो सर्टन अभी करंट सर्कमस्टांसेस हैं और जो नीड है डेरिवेटिव मार्केट की? मनीषा जी, मैं अभी काफी देर से आपका बुलियन और मेटल्स के ऊपर डिस्कशन देख रहा था। क्या आप नहीं चाहेंगे कि एग्री कमोडिटीज भी इस डिस्कशन में का पार्ट बने आने वाले दिनों में? एब्सोल्युटली चाहेंगे। तो जहां तक बैन का सवाल है, हम लोगों का ये मानना ये है कि इस बैन ने कोई फायदा तो किया नहीं है। अपना बैन होने का मतलब था कि अपना ये एक्सपेक्टेशन था कि हिंदुस्तान के बाजार डूब जाएंगे, तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं। बाजार तो अपनी चाल चलते रहे। और जो भी इंटरनेशनली ट्रेडेड कमोडिटीज हैं, जैसे सोया ऑयल है या आपका सीपीओ है, इसको अपने कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर ना रखना मैं समझता हूँ एक थोड़ा बहुत बड़ी ज्यादती है इस मार्केट्स के ऑर्डरली डेवलपमेंट के लिए। और अभी जिस तरह से बाजारों में वोलेटिलिटी आई है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का जो इम्पोर्टर है उसको काफी नुकसान सहना पड़ा इन द एब्सेंस ऑफ हेजिंग मैकेनिज्म। तो मैं समझता हूँ ये कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं था जो कमोडिटी एक्सचेंजेस को सबको बंद करके। और आप देखिए हिंदुस्तान की नेक्स्ट क्रॉप भी अभी तक की जो इंडिकेशंस दिख रहे हैं अच्छी दिखाई दे रही है। अगर क्रॉप अच्छी होगी और कोई हेजिंग का मैकेनिज्म नहीं अवेलेबल होगा, तो मैं समझता हूँ ये मार्केट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड स्टेट में रहेंगी। तो जो मैसेंजर है उसको वापस लाना चाहिए। और मैं तो इसलिए हम लोगों ने सी की तरफ से ये सेबी को लिखा भी है, तो हम लोगों ने ये जरूर है कि अपना सोपा से कन्फ्रंटेशन ना हो जाए, क्योंकि सोपा इसको अपोज कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने सोयाबीन के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, पर यही लिखा है कि सीपीओ और सोया ऑयल विच आर इंटरनेशनली लिंक्ड, इसको तो आप इमीडिएटली खोल दीजिए, जिससे कि इनका ऑर्डरली डेवलपमेंट हो हिंदुस्तान में और स्मूथ फ्लो भी चालू हो। जी अतुल जी, एक्चुअली मेरा दूसरा सवाल आपसे यही था, जैसे आपने सोपा को भी यहाँ पर मेंशन किया, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि प्राइसेस में जब हम उठापटक आता हुआ देखते हैं इवन विद द फंडामेंटल्स, तो कोई ना कोई एसोसिएशन ग्रुप ऑफ पीपल ही होते हैं जो यहाँ पर इसे बंद करने की, मार्जिन बढ़ाने की वो सारी डिस्कशन पॉइंट्स और डिबेट्स भी लेके आते हैं। उस सेक्टर ऑफ पीपल को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए मेरा मानना ये है कि अगर जो एक्सचेंजेस हैं उनका खुद का विजिलेंस का मैकेनिज्म स्ट्रांग है, तो वो जो कार्टेलाइजेशन का डर होता है वो अवॉइड हो। और जहां तक एक्सचेंजेस का सवाल है, तो दे शुड बी विजिलेंट कि क्या अगर कार्टेलाइजेशन हो रहा है या कॉर्नरिंग ऑफ स्टॉक्स हो रहा है तो उसको ना होने दें। तो मैं समझता हूँ ये कोई ऐसी बड़ी भारी चीज नहीं है। और अगर बाजारों में तेजी आई है तो उसके फंडामेंटल रीजंस है तेजी आने का।
अब देखिए ना, अगर तेजी मतलब अपने यहाँ के बाजार बंद कर देने से, इंटरनेशनली बाजार तो बंद नहीं हुए, वो तो वहां पे तो तेजी आनी थी, वो आ ही रही थी, बट हिंदुस्तान के आपने जो इम्पोर्टर्स हैं उनको महरूम कर दिया कि वो एक्सचेंज में अपनी रिस्क को हेज ही नहीं कर सकते थे। मैं समझता हूँ ये डिस्कशंस तो चलते रहेंगे, बट कहीं ना कहीं विजिलेंस अगर स्ट्रांग रहेगी तो देयर इज नो रीजन वाई। एक जो कारण और होता है कि अपने मार्केट्स में डेप्थ की कमी है, और डेप्थ की कमी होने के कारण ये थोड़ा बहुत चांसेस होते हैं कि इसको कॉर्नर किया जाए। तो इस समय मैं समझता हूँ ये जो इतना सब हो चुका है, सेबी भी इतनी एक्टिव है और अपने एक्सचेंजेस भी, उनका विजिलेंस मैकेनिज्म भी स्ट्रांग है, आई डोंट थिंक दैट शुड बी एन इशू। जी हाँ, और ये सही समय भी है क्योंकि नई फसल बाजार में आने वाली है। जैसे हमने पहले भी कहा कि एक प्राइस रेफरेंस भी यहाँ पर नहीं है। अगर आज आपको चने का भाव देखना हो, सोया तेल का देखना हो, मस्टर्ड का देखना हो, तो इतने सारे प्राइसेस हैं, तो एक रेफरेंस प्राइस, एक हेजिंग मैकेनिज्म की यहाँ पर ऑफ कोर्स बहुत बड़ी कमी है। अनुज, आप कैसे देखते हैं इस बाजार को, और आपकी कोई टॉप ट्रेड्स जो अभी कमोडिटीज अवेलेबल हैं वहाँ पर? मनीषा जी, देखिए मैं बिल्कुल अतुल जी से सहमत रखता हूं कि जो वायदा व्यापार है वो होना चाहिए, क्योंकि बढ़ने के कारण अपने थे, नीचे आने के कारण अपने हैं, और ऐसे ही बढ़त घटत में जो हेजिंग होती है वो यहाँ पे यूज़ की जाती है। वहीं अगर हम अभी देखें रिसेंटली, क्योंकि जैसे कि ग्वार और कॉटन सीड ऑयल के ट्रेड हो रहा है और ये फ्यूचर्स में अवेलेबल है, तो यहाँ पे अच्छा मौका मिलता है ट्रेडर्स को हेजिंग करने के लिए। जहाँ तक प्राइस आउटलुक का सवाल है, आज हमने ग्वार में और कॉटन सीड ऑयल केक में अच्छी रिकवरी देखी है। हमें लगता है कि ये अपसाइड मोमेंटम में ट्रेड हो सकता है। ट्रेडिंग वाइज एक्सपेक्टेड है कि ग्वार के अंदर खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है करीबन 50,000 के आसपास। 4850 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 5150 तक देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 2300 रुपए में। स्टॉप लॉस 2200 का लगाएं, टारगेट करीबन 2500 तक देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है। जाते जाते एक फाइनल सवाल अतुल जी आपसे ये भी कि जैसे आपने कहा कि आपने ऐसे ही ने यहाँ पर लिखा है सेबी को माफ कीजिए, कुछ कॉन्वर्सेशंस हैं, कुछ फीडबैक है, आपको लगता है एक साल से पहले ये वापस लौट पाएंगे फ्यूचर्स? देखिए, डिस्कशंस तो डेफिनेटली हो रहे हैं, और काफी सारे एक्सचेंजेस और काफी सारे एसोसिएशंस ने सेबी को लिखा भी है कि ये आप इसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए। मैं समझता हूँ सेबी और गवर्नमेंट मस्ट बी क्वाइट अवेयर कि अभी ये ज्यादा दिन तक का इसको बंद रखना कोई देश के किसानों के और ट्रेड के हित में नहीं है। मैं समझता हूँ चालू तो होना चाहिए। चलिए, यही उम्मीद भी है। और जैसे कहा गया कि जनवरी में ये यहाँ पर लेके आई थी चीज़ें, और ऑलमोस्ट 8-9 महीने हमने इसे बीते हुए देखे हैं। प्रॉपर एक साल का यहाँ पर क्या तर्क है पता नहीं, लेकिन ये सही समय है कि ये फ्यूचर्स ऑफ कोर्स यहाँ पर वापस लेके आए जाएं। अतुल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, अपना वो ओपिनियन और तर्क सामने रखने के लिए। अनुज, आपका भी। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि मनी कंट्रोल प्रो आपके लिए बेहद आकर्षक ऑफर्स लाए हैं। मनी कंट्रोल फाइनेंशियल आज़ादी का उत्सव मना रहा है, और इस खास मौके पर आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर लेके आए हैं, जिसके तहत मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप नेट जीरो कॉस्ट या यूं कहें कि मुफ्त में पा सकते हैं। अब इसके लिए आपको रोजाना 1 रुपए की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना है। इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको हमारे ब्रांड पार्टनर्स की ओर से मिलेंगे 1500 रुपए के आकर्षक वाउचर। तो देर ना करें, मनी कंट्रोल ऐप या वेबसाइट पर जाएं और 15 सितंबर से पहले इस ऑफर का फायदा उठाएं।